सिल्वा एक बार फिर बेहोश हो चुका था। ब्लैक जीरो ने तेजी से उसकी तलाशी ली और कुछ लम्हों बाद उसने एक छोटी सी जेब से एक कार्ड बाहर निकाल लिया। कार्ड पर बनी हुई तस्वीर देखकर वो बुरी तरह चौंका। ऐसी ही तस्वीर उसने मुजरिमों के रिकॉर्ड में जरूर देखी थी, लेकिन उस वक्त उसे याद नहीं आ रहा था कि ये तस्वीर किसी मुजरिम या मुजरिम तंजीम से ताल्लुक रखती है। उसने जल्दी से कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। उस कार्ड के अलावा कोई और चीज डी सिल्वा की जेबों में मौजूद नहीं थी। अब ब्लैक जीरो सोचने लगा कि वहां से कैसे निकला जाए। उसने फैसला कर लिया था कि डी सिल्वा को यहां से अगवा करके दानिश मंजिल ले जाएगा और फिर वहां उससे सब कुछ उगलवा लेगा। लेकिन उसे मालूम था कि बाहर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। वो कुछ लम्हे खड़ा सोचता रहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से चिटकनी खोली। बॉस। उसी लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। शायद चिटकनी खुलने की आवाज बाहर मौजूद किसी शख्स के कानों तक पहुंच गई थी। वो शायद दरवाजे के बिल्कुल करीब ही मौजूद था। अंदर आ जाओ, ब्लैक जीरो ने डी सिल्वा की आवाज में कहा और खुद तेजी से साइड पर हो गया। उसी पल दरवाजा धमाके से खुला और स्टेन गन उठाए एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अगले ही लम्हे वो जैसे उड़ता हुआ सामने सोफे पर जा गिरा, जबकि उसके हाथ में पकड़ी हुई स्टेन गन ब्लैक जीरो के हाथों में पहुंच चुकी थी। ब्लैक जीरो ने बेहद फुर्ती से न सिर्फ उसकी स्टेन गन पर हाथ डाला था, बल्कि घुटने की जर्ब लगाकर उसे सोफे पर उछाल दिया था। उसी के साथ ब्लैक जीरो ने एक हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। सोफे पर गिरते ही वो आदमी तेजी से पलटा, लेकिन ब्लैक जीरो के हाथ में स्टेन गन देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, ब्लैक जीरो ने गरजते हुए कहा और उसके दोनों हाथ यूं सर से ऊपर उठ गए जैसे वो पैदा ही इस हुक्म की तामील के लिए हुआ हो। मुड़ जाओ, ब्लैक जीरो ने कहा और जैसे ही वो मुड़ा, ब्लैक जीरो ने गन को उछाला और अगले ही लम्हे गन लाठी की तरह उस आदमी के सर की तरफ पड़ी। लेकिन वो आदमी उम्मीद से ज्यादा चाक चौबंद निकला। वो तेजी से एक तरफ हटा और जैसे ही ब्लैक का निशाना खता हुआ, वो पलटकर ब्लैक जीरो पर आ गिरा। धक्का लगने से गन ब्लैक जीरो के हाथों से निकल गई और दोनों आपस में टकराकर सोफे पर गिरे। फिर वहां से फिसलकर नीचे कालीन पर आ गिरे। लेकिन इस बार ब्लैक जीरो की फुर्ती काम आई। नीचे गिरते ही उसने उस आदमी को हवा में उछाल दिया और जैसे ही वो उछलकर वापस कालीन की तरफ आया, ब्लैक जीरो तेजी से करवट बदल गया। वो आदमी नीचे गिरा और ब्लैक जीरो एक बार फिर पलटकर उसके ऊपर आ गया। उस आदमी ने भी ब्लैक वाला दांव उसी पर खेलने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक जीरो का जिस्म फौरन सिमट गया और अगले ही पल उसका घुटना पूरी ताकत से उस आदमी की ठोड़ी पर पड़ा। उसी के साथ ब्लैक जीरो का हाथ हरकत में आया और उसकी कनपटी पर पटाखा सा छूट गया। वो आदमी हाथ पैर ढीले छोड़कर गिर पड़ा। ब्लैक जीरो उछलकर खड़ा हो गया। उसने नीचे गिरते ही सबसे पहले स्टेन गन पर कब्जा किया, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया था कि वो डी सिल्वा को अपने हमराह ले जाएगा। चुनांचा उसने स्टेन गन संभाली और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसे बरामदे में दो मुसल्लह अफराद खड़े नजर आए। वो आपस में बातें कर रहे थे और शायद ये बातें ब्लैक जीरो के बारे में ही थीं, क्योंकि वो बार बार उसी कमरे की तरफ देख रहे थे। ब्लैक जीरो कुछ लम्हे खामोशी से झिरी में देखता रहा और फिर वापस मुड़ा। उसने बेहोश पड़े स्टेन गन उठाए शख्स को अपने सीने के सामने उठा लिया। एक हाथ से उसे संभाला और उसे उठाए वो वापस दरवाजे तक आ गया। दूसरे लम्हे उसने तेजी से दरवाजा खोला और उस आदमी को उठाए बाहर आ गया। बरामदे में मौजूद दोनों मुसल्लह अफराद बिजली की सी तेजी से सीधे हुए, लेकिन अपने साथी को सामने देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक गए और ब्लैक जीरो ने उसी लम्हे का फायदा उठाया। उसने झटका देकर उस आदमी को उन दोनों की तरफ उछाल दिया और उसके साथ ही उसने गोता लगाया और बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ बरामदे से निकलकर इमारत की साइड में भागा। लेकिन आगे जाने की बजाय वो साइड में बने हुए स्तंभ की आड़ में खड़ा हो गया। उसी लम्हे दोनों मुसल्लह अफराद जो दौड़ते हुए साइड पर आए, ब्लैक जीरो क्योंकि आड़ में था इसलिए वो तेजी से साइड से मुड़कर पिछली तरफ
भाग गए। ब्लैक जीरो ने उनके साइड में मुड़ते ही तेजी से सामने फाटक की तरफ दौड़ लगाई। वो दरमियानी सड़क की साइड में मौजूद ऊंची दीवार की बाध की आड़ लेकर भाग रहा था। फाटक के करीब पहुंचते ही उसने दोनों अफराद को तेजी से वापस आते देखा तो वो बाध के पीछे झुक गया। वो दोनों एक लम्हे के लिए बरामदे की साइड में रुके और फिर दौड़ते हुए बरामदे में चढ़कर उस कमरे में घुस गए जहां से ब्लैक जीरो निकला था। उनके अंदर जाते ही ब्लैक जीरो अपनी जगह से निकला और फिर चंद ही छलांगों में फाटक की खिड़की के करीब पहुंच गया। उसने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा और दूसरे लम्हे वो खिड़की खोलकर फाटक से बाहर निकल आया। स्टेन गन वो बाध में ही छोड़ चुका था। बाहर निकलते ही वो जल्दी से सड़क क्रॉस करके सामने वाली गली में दाखिल हो गया और फिर मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए थोड़ी ही देर बाद अपनी कार तक पहुंच गया। चंद लम्हों में उसकी कार वापस दानिश मंजिल की तरफ उड़ती चली जा रही थी। वो अपने मिशन से पूरी तरह मुतमिन था। वो चाहता तो उस स्टेन गन से उन दोनों मुसल्लह अफराद का खात्मा करके डी सिल्वा को अपने हमराह ला सकता था, लेकिन एक तो वो बगैर वजह किसी का खून बहाना गुनाह समझता था और दूसरा अगर वो डी सिल्वा को अगवा करके ले जाता तो उसके पस मंजर लोग चौकन्ने हो जाते। अब वो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे रेड लाइन कौन है और बौखलाहट में जो कुछ करेंगे वो उनके लिए पिंजरा बन जाएगा। दानिश मंजिल पहुंचते ही उसने सबसे पहले टेलीफोन के साथ मुंसलिक ऑटोमेटिक टेप ऑन किया ताकि अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोई कॉल आई हो तो वो सुन ले। टेप ऑन होते ही जूलिया की आवाज सुनाई थी। उसने पैगाम टेप कराया था। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मार्टिन की मां की रिहाइशगाह खाली पड़ी है। हमसाये के मुताबिक उसकी मां और डॉक्टर मार्टिन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो उनके कुछ रिश्तेदार उस वक्त मिलने आए हुए थे जो उन्हें वहां से हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। जूलिया ने उनके कमरे की तलाशी भी ली थी। वो सेंट्रल इंटेलिजेंस की अफसर बनकर वहां गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। इस पैगाम के बाद सफदर का पैगाम भी मौजूद था। सफदर ने बताया था कि डी सिल्वा मादक चीजों की स्मगलिंग में मुलव्विस है और उसने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जो 10-12 मकामी गुंडों पर मुश्तमिल है। उसे डी सिल्वा ग्रुप कहा जाता है, लेकिन ये ग्रुप आम किस्म के जुर्मों तक ही महदूद है। सफदर ने ग्रुप के चंद अफराद को भी शिनाख्त कर लिया था। उसने पूछा था कि अगर X2 चाहे तो वो उनमें से किसी को पकड़कर और मालूमात हासिल कर सकता है। ब्लैक जीरो ने पैगामात खत्म होते ही लंबी सांस लेते हुए टेप बंद किया और फिर उसने टेप का सिलसिला टेलीफोन से मनकड़ता कर दिया ताकि अब अगर कोई कॉल आए तो वो सीधे खुद अटेंड करे। ब्लैक जीरो ने जेब से वो कार्ड निकाला और चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया ताकि उस कार्ड पर बनी तस्वीर की मदद से वो उस तंजीम का पता और निशानी मालूम कर सके जिसका निशान उस कार्ड पर बना हुआ था। मंजर तब्दील होता है। ब्रूनो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसके असाब पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई खास वाकया पेश आ चुका है जिसका उसे होश नहीं है। कुछ देर वो पड़ा सोचता रहा, फिर यकायक उठकर बैठ गया। उसे अचानक एक ख्याल आया था, ऐसा ख्याल जिसने उसके जहन में बिच्छू की तरह डंक मारा था। वो बिस्तर से उठकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें उसने स्टेन गन रखी थी, लेकिन अलमारी खोलते ही वो यूं उछला जैसे उस पर हैरानी का पूरा पहाड़ टूट पड़ा हो। आंखें फाड़ फाड़ कर अलमारी के अंदर बने हुए खानों को देख रहा था। अलमारी के खाने किसी बांझा औरत की गोद की तरह खाली थे, हालांकि थोड़ी देर पहले ही उसने वहां स्टेन गन रखी थी। ब्रूनो चंद लम्हे हैरत से अलमारी के खाली खानों को देखता रहा, फिर उसने एक धमाके से अलमारी बंद की और तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसका चेहरा खाए हुए सांप की तरह बिगड़ा हुआ था। वो समझ गया था कि उसे चोट लग चुकी है। पहले भी उसे ख्याल आया था कि ब्लू कैप्सूल लेते वक्त डी सिल्वा की आंखों में ऐसी चमक उभरी थी जैसे उसने कोई बड़ा मैदान मार लिया हो, लेकिन उस वक्त जहनी उलझन की वजह से ब्रूनो ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। मगर अब उसे सब कुछ याद आ रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। ब्रूनो राहदारी में भागता चला गया।
लेकिन दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रह गया, क्योंकि जिस जगह उस लिफ्ट नुमा कमरे का दरवाज़ा था जहां से वो डी सिल्वा के साथ आया था, वहां अब सख्त और सादा दीवार थी। ब्रूनो ने इधर उधर देखा, शायद कोई बटन मिल जाए, लेकिन दीवार ठोस थी। दांत भींचते हुए वो वापस मुड़ा और दोबारा कमरे में आ गया। उसने एक तरफ रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया। रिसीवर उठाते ही उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी। डी सिल्वा से बात कराओ, मैं ब्रूनो बोल रहा हूं। ब्रूनो ने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश की थी। देखो सॉरी, बॉस सो गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं कह रहा हूं उससे बात कराओ, ब्रूनो ने इस बार चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका था। ब्रूनो ने बेहद गुस्से में रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। उसे बड़ी चालाकी से कैद कर दिया गया था और उसकी स्टेन गन भी गायब कर दी गई थी। उसे मालूम था कि अलमारी की तख्तें दूसरी तरफ से घुमाई जा सकती हैं, और ये ख्याल आते ही वो चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ कोई कमरा था। वो तेजी से वापस अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने उसके पट खोले। खाने अब भी खाली थे। उसने खानों की पिछली दीवार को खटखटाया तो वो चौंक पड़ा। दीवार ऐसे बनाई गई थी जैसे ईंटों की हो, लेकिन खटखटाने से मालूम हुआ कि वो लकड़ी की थी। बस उस पर ऐसा पेंट किया गया था कि दीवार लगे। ब्रूनो ने झुंझलाकर पूरी कुव्वत से पिछली दीवार पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और चंद ही मुक्कों में उसने लकड़ी की बनी पिछली दीवार के टुकड़े उड़ा दिए। उसके बाद उसने दरमियानी खानों को तोड़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने इतना खला बना लिया कि वो सिमट सिमट कर दूसरी तरफ निकल सके। चुनांचे वो अलमारी में दाखिल हुआ और रेंगता हुआ आगे बढ़ा। कुछ लम्हों बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंच चुका था जो दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। सामने ही मेज पर एक नया सा ट्रांसमीटर मौजूद था, वही ट्रांसमीटर की तरह जैसा ट्रांसमीटर डी सिल्वा ने चीफ बॉस से बात करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने तेजी से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू की। सिटी की आवाज के बाद पानी की हेलो जैगरफॉल हेडक्वार्टर ओवर जैसी रोबोट नुमा आवाज आई। हेलो ब्रूनो, वन स्पेशल कॉलिंग चीफ बॉस ओवर, ब्रूनो ने तेज लहजे में कहा। यस, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ओवर। दूसरी तरफ से मशीन जैसी आवाज आई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज गूंजी। यस, चीफ बॉस स्पीकिंग। बोलने वाले का लहजा बेहद करख्त था। चीफ बॉस, मैं ब्रूनो बोल रहा हूं। तुम कहां से बोल रहे हो? तुम कहां गायब हो गए थे? पूरा हेडक्वार्टर तुम्हारी तरफ से परेशान है। हमें यह रिपोर्ट तो मिल चुकी है कि तुम ब्लू कैप्सूल ले आए हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। ओवर, चीफ बॉस ने सख्त लहजे में कहा। बॉस, इससे पहले तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ही मुझे हिदायत दी थी। ओवर, ब्रूनो ने होंठ भींचते हुए कहा। वो अपने ख्याल की बॉस की जुबान से तस्दीक चाहता था। क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में हो? ओवर, चीफ बॉस ने गले की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, और ब्रूनो ने जहाज से कूदने से लेकर डी सिल्वा तक पहुंचने, फिर कॉल करने, कैद होने और अब इस कमरे तक आने की तमाम तफसील चीफ बॉस को सुनाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।